वो ना चाहते हुए भी उससे मिलने ड्राइंग रूम तक आ गई थी। वो सामने बैठा था, नजरें झुकाए, बिल्कुल खामोश। माहम ने उसके झुके हुए सर को देखा। कुछ खताएं वो लम्हे हवा में धुएं की तरह तहलील कर देती हैं, जिनको हमारी सिर्फ सोचों ने पिरोया होता है। वो लम्हे अभी हयात होते हैं मगर नहीं हो पाते। माहम की बात पर उसने पहली बार नजरें उठाकर उसे देखा। खुश्क लबों पर जुबान फेरी। उसको लगा जैसे वो बरसों से प्यासा हो। जुबान खुश्क, होंठ खुश्क, हलक खुश्क। हम बाहर चल सकते हैं, हैदर ने कहा। नहीं, माहम का लहजा सख्त था, किसी भी किस्म की लचक से आरी। वो फिर से खामोश हो गया। क्या हम दोनों अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे? माहम ने सवाल किया। तुम मोहब्बत को वक्त की बर्बादी कहती हो? हैदर का लहजा धीमा था, सवाल में आजिज़ी थी। ऐसी मोहब्बत जो हालात देखकर रुख बदल ले, उसे क्या कहोगे? मैं जानता हूँ तुम हर्ट हुई हो, जैसे चाहो माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। यूं समझ लो भीख मांग रहा हूँ तुमसे। मुझे खाली दामन मत लौटाओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। हम एक साथ मुकम्मल होते हैं माहम। मुझे माइनस करोगी तो मेरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। प्लीज़ माहम, क्या कोई लम्हा ऐसा नहीं था, कोई एक पल जिसमें तुम्हें लगा हो कि तुम मेरे लिए बनी हो? माहम ने गुस्सा ज़ब्त किया। हैदर फिर से बोलना शुरू हुआ। जानती हो, बीजान कहती हैं क्या पाँव पड़ोगे उसके? मैंने कहा कि अगर ऐसे मानती है तो ऐसे सही। मैंने गुनाह किया है। गुनाह करते कब सोचा था कि उसकी नौयत क्या है, किसी के दिल को कैसे पाश पाश कर रहा हूँ मैं। अब माफ़ी मांगते क्यों सोचूं कि माफ़ी हाथ जोड़ने से मिलनी है या पाँव पड़ने से? माहम, हैदर ने उसकी आंखों में झांकने की, कुछ पढ़ने की कोशिश की। प्लीज। ड्राइंग रूम में खामोशी छा गई। नौकर ने आकर जूस के 2 ग्लास टेबल पर रखे। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। माहम ने अब सोफे की पुष्ट से टेक लगाई। कहते हैं भीख में मांगी मोहब्बत का जायका बिगड़ी हुई शराब जैसा होता है। माहम के अल्फाज उसके हौसलों पर पानी फेर रहे थे। बिगड़ी शराब पीने के बाद लोगों की क्या हालत होती है, कभी देखा है? उसने तन से हंकारा भरा। फिर से खामोशी फैली। जूस पियो। हैदर को पानी की तलब हो रही थी, फिर भी उसने जूस की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। माहम के हाथों में निकाह की रिंग भी नहीं थी। हैदर को एक और झटका लगा। तुमने रिंग उतार दी? माहम ने दोनों हाथों को देखा अपने। पहननी चाहिए? उसका सवाल पे सवाल करना हैदर को पसंद नहीं आया था। तुम अभी भी मेरी बीवी हो माहम। हैदर की रगें तन गई। क्या ये बात एक रिंग तय करती है कि कौन किसकी बीवी है और कौन किसका शोहर? माहम, क्या चाहती हो? हैदर का सब जवाब दे चुका था। रिंग मैंने उसी दिन उतार दी थी जिस दिन तुमने शक की ऐनक पहनी थी। उस दिन से तुम्हें अपना शोहर तस्लीम करना छोड़ दिया जिस दिन तुम्हें खुला के पेपर्स भेजे थे। अब क्या बचा है बाकी? अपने रिश्ते की बाकियात समेटने आए हो तो यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने उस मलबे को आग लगा दी है। अगर कुछ बचा होगा तो तुम्हारे पास होगा। समेट कर रखना चाहो तो ताहयात रख लेना। वो कहकर उठ खड़ी हुई। तुम ऐसी तो नहीं थी माहम, तुम्हें ये सब नहीं आता था। वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। मुझे वो सब भी नहीं आता था जो तुमने सोचा था, लेकिन ये सब मुझे तुमने सिखाया है। क्यों चाहते हो तुम मर्द लोग कि जब औरत को छोड़ दो तो वो रोती पीटती रहे, कदमों में गिर जाए? मैं मजबूत बनी। मुझे एक ठोकर ने बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सुना है मर्द अपनी छोड़ी हुई औरत को कभी खुश नहीं देख सकता। आज देख भी लिया। हैदर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, ना ही छोड़ूंगा। एक गलती हो गई, माफ़ी मांग रहा हूँ। क्या करूँ और मैं? वो जिद हुआ। मुझे खुश देखना चाहते हो ना? छोड़ दो मुझे फिर। यकीन करो, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। उसने नरमी से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वा लिया और हैदर उसे जाता देखता रहा। हैदर स्टडी में था, कुर्सी पर बैठा, दोनों हाथ चेहरे पर रखे, कोहनियां टेबल पर टिकाई। उसकी नजरें सामने खुली किताब पर थीं, मगर शायद ध्यान कहीं और था। चचा, अदन ने फिर पुकारा। हैदर ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर कुर्सी से टेक लगाई। मुलाकात तो दो इंसानों के उस मिलन को कहते हैं जिसमें दोनों फरीक मिलना चाहें। ये मुलाकात नहीं थी। वो जानती थी उसके ड्राइंग रूम में मौजूद वो शख्स उससे मिले बिना, देखे बिना नहीं जाएगा। तो उसने कटहरे में खड़ा कर दिया मुझे। सवाल थे, जवाब थे और अदन ने बेताबी से पूछा। और उस इंसान का फैसला था जो वो तय करके आया था, उसे माफ़ नहीं करना। अगर उसे मुलाकात कहते हैं तो हाँ, मुलाकात हुई थी। अदन ने गहरा सांस लिया। अदन, वो वैसी नहीं रही, बिल्कुल भी। हैदर की आवाज़ मध्यम थी, सोच में डूबी हुई। उसकी नज़रें अब भी किताब पर थीं। वो मुझे देखती थी,
तो उसके चेहरे पर लाली छा जाया करती थी, उसकी आंखों में रंग जगमगाने लगते थे, उसके होंठ बेवजह मुस्कुराते थे, उसके डिम्पल्स में मेरा दिल डूब डूब जाता था। 1 घंटे की उस मुलाकात में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना वो रंग, ना वो लाली, एक पल को भी नहीं मुस्कुराई वो मैं उसके गालों में अपना दिल ढूंढता रह गया। वो कहीं दफन हो गया, वहीं कहीं। हैदर की आंख से एक आंसू जब्त की दीवार फलांग कर आया था। मेरे एक शक ने उसके सारे रंग निचोड़ दिए थे। अदन को लगा वो चकरा कर गिर जाएगी। उसने सोफे को थामा। जानती हो, मैंने उसका दिल तोड़ा, लेकिन उसे कौन बताए, मैं खुद भी तो टूट गया हूँ। कोई बताए उसे कि रातों की नींद हराम हो चुकी है मुझ पर। कौन बताए उसे, उससे जुदाई का गम जहर बनकर मेरी नसों में दौड़ रहा है। मुझे अंदाज़ा नहीं था मैं किसी को इतना टूट कर चाहूँगा कि खुद टूट जाऊँगा। उसने अपने गालों पर बहते पानी को हाथ की पोंछ से रगड़ा था और साफ किया। कमबख्त ये आंसू। अदन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रातों की नींद मुझ पर भी हराम हो चुकी है चचा। आपके अंदर जुदाई का जहर दौड़ रहा है और मुझे मुझे पछतावे का नाग डस रहा है। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। अदन दिल ही दिल में उससे मुखातिब थी। मैं फिर बात करूंगी उससे चचा, उसने कहा। कोई फ़ायदा नहीं, मैं उसकी ज़ुबान से ही नहीं उसकी आंखों से भी फैसला सुन आया हूँ। अदन खामोश हो गई। अब अल्फाज काम नहीं आते थे। अल्फाज मरहम ज़रूर होते हैं, मगर कभी कभी बस इनका असर चंद पल से ज़्यादा कुछ नहीं रहता। ज़ख्म मरहम के लफ्ज़ों से भरता ही नहीं। माहम जमान ने हैदर अली खान से अपने रास्ते अलग कर लिए थे। 2 माह के प्रोसेस के बाद खुलानामा उसके हाथ में था। हुमैरा कनखियों से उसे देख रही थी। माहम बेतासुर चेहरा लिए उसे पढ़ रही थी। खुश हो? माहम ने आंखों में हैरत समोकर माँ को देखा था। क्या कोई उजड़ जाने पर भी खुश होता है? माहम ने गुस्से से कहा। मुझे लगा ये तुम्हारी खुशी है, इसलिए पूछा। हुमैरा ने मेकअप ज़दा चेहरे पर चंद आवारा लटों को कान के पीछे किया। मेरी खुशी नहीं है ये ममा। मेरा ऐसा फैसला है जो तकलीफ दे ज़रूर है, लेकिन इस पर मुझे पछतावा नहीं होगा। देखिएगा, वक्त गुजर जाने दे, आप मान जाएंगी। अभी आपको अजीब लग रहा है सब, उसने दावे से कहा। हाँ सच है, अजीब तो लगा है मुझे। माथे पर तलाक का टीका लगवाकर घूमोगी तो अजीब भी लगेगा और तकलीफ दे भी। हमारी इकलौती बेटी हो तुम। माहम ने गहरा सांस लेकर पेपर्स को वापस फाइल में रखा। आप क्या चाहती हैं? मैं उस इंसान के साथ रहकर नफसियाती हो जाती? वो बेहतर था या ये बेहतर है कि मैं रास्ता अलग कर लूं? और ममा, अब सब कुछ खत्म हो गया। हम कब तक डिस्कस करेंगे इस मामले को? अब ये लाहासिल बहस के सिवा कुछ नहीं। अभी अगर फिक्र करनी है तो भाई की करें। पिछली बार भी आए तो अदन से मिलकर नहीं गए। अब उनको बुलाएं और बोलें शादी कर लें। उसने माँ का ध्यान दूसरी तरफ लगाया। अब ऐसा मुमकिन है? हुमैरा ने गुस्से से उसे देखा। क्यों मुमकिन नहीं? हम इतने जाहिल नहीं कि एक की गलती की सज़ा दूसरे को दें। अदन का क्या कसूर है? वो क्यों भुगते? माहम दलाइल दे रही थी। बात जहालत की नहीं है माहम, बात एहसास की है, बात आमने सामने की है। बात यह है कि अब बात वैसी नहीं रही, कड़वाहट आ गई है। शादी हो भी जाए तो वहाँ और यहाँ के लोग ये गिरह कभी नहीं खोल पाएंगे जो लग चुकी है। माहम ने नफ़ी में सर हिलाया। चलो हम मान जाते हैं, एतराज़ भी नहीं करते। अदन मान जाएंगी? इब्राहिम मान जाएगा। अदन को मैं मना लूँगी और भाई को आप। हुमैरा इस्तेहज़ाइया हंसी हंसी। माहम की बात सुनकर। बात मनाने पे आ गई है तो समझो रिश्ता कमज़ोर हो गया, दरार आ गई है। क्या ये भी जहालत है? हुमैरा ने चोट की थी। माहम कुछ नहीं बोल सकी। तुम बहुत सी बातें नहीं समझती। वट्टा सट्टा निभाना हो तो दोनों फरीक निभाते हैं, इस तरफ के भी और उस तरफ के भी, दोनों। वरना एक रिश्ता ख़त्म तो समझो दूसरा भी ख़त्म। रिश्ता कोई भी हो, ख़त्म तो होगा ना गलत फहमियों, नफ़रतों और इल्ज़ाम तराशियों के बाद। जब हम फैसला करते हैं कि सामने वाले के साथ ला ताल्लुकी ही आखिरी ऑप्शन है जो बेहतर है, तो सोचो, एक रिश्ता ख़त्म तो 2 ख़ानदानों के बीच नफ़रत की दीवार हाई। जैसे एक रिश्ता जिसे दूसरा रिश्ता फलांग नहीं सकता। अगर उनको रिश्ता निभाना हो तो एक न एक ख़ानदान छोड़ना पड़ता है। क्या अदन उनको छोड़ पाएगी? माहम के सामने बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया था। अब वो चुप थी, मुकम्मल चुप। अल्फाज ख़त्म, दलाइल ख़त्म। इब्राहिम की बहन का घर उजड़ा है तो अदन के चचा का। क्या ये दोनों बात दिल से निकाल सकेंगे सब? सारी उम्र वो इस खौफ में गुजार देंगे कि जाने कब इब्राहिम उसे छोड़ दे। माँ की बात उसे समझ आ गई थी। आपको वट्टा सट्टा नहीं करना चाहिए था, उसे बस यही समझ आया। नामुकम्मल रिश्तों की किरचियाँ आंखों को लहूलुहान कर देती हैं, फिर उन जख्मों के निशान हल्के बनकर ताहयात चेहरे पर रहते हैं।
अधूरे रिश्ते मुकम्मल रोग होते हैं। हैदर के लिए ये सदमा था जो वो हैरत अंगेज तौर पर सह भी गया। अब वो नॉर्मल नज़र आने की कोशिश करता था। आज फिर वो घर आया था, शायद 20-25 दिन बाद, वरना हर हफ्ते लाजमी आता था। अब ज़्यादा दिन बाहर रहने लगा था। रात का खाना खाकर वो लॉन में आ गया चहलकदमी करने। अदन भी पीछे ही आई थी। हैदर के मोबाइल पर कोई गज़ल लगी थी जो वो सुन रहा था। अदन उसके साथ वॉक करने लगी। खामोशी, हल्की हल्की मौसीकी की धुन, ठंडी ताज़ा हवा, घास पर उठते उनके कदम। चचा, मूव ऑन करें। अदन ने बात का आगाज़ किया। मूव ऑन करना क्या होता है अदन? हैदर ने रुक कर पूछा। किसी ऐसे रिलेशनशिप से खुद को निकालना जो ख़त्म हो चुका हो, खुद को अजियत से निकालना, नए रास्ते दिखाना, नई मंजिलें ढूंढना, नया सफ़र, नए चेहरे और पुराने जज्बात। अदन ने उसकी बात को रद्द किया था। जज्बात वही होते हैं अदन, हम उनको नए पैरहन पहना देते हैं, खुद को धोखा देते हैं नई मोहब्बत के कुर्ब का। वरना सच ये है कि इंसान अपना इश्क कभी नहीं भूलता। वो इश्क ही क्या जो इंसान की मत ना मार दे, उसके होश बहाल रखे, उसे मूव ऑन करने दे। नए चेहरे इंसान को पसंद आ सकते हैं, लेकिन वो एक पुराना चेहरा जो दिल में घुसकर अंदर से कुंडी लगाए बैठा हो, आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। हैदर ने अब दूसरी गज़ल लगाई थी, नुसरत फ़तेह अली खान की खूबसूरत आवाज़ में। क्या आप सिर्फ यादों के सहारे ज़िंदगी गुजार देंगे? अदन ने तुरंत पूछा। नहीं, मैं अपना दुख अपने तक रखूँगा, माँ बाप को मायूस नहीं करूँगा, लेकिन ये दावा नहीं करूँगा कि मैंने मूव ऑन कर लिया। नए रास्ते चुनूँगा, नई मंजिलें तलाश करूँगा, लेकिन नए चेहरे मेरे दिल के क्वाड खोल नहीं पाएंगी। अदन बेबसी से हाथ मसलने लगी। उसके माथे पर पसीना फूटने लगा। आप खुद को अजियत देंगे? ये मेरा इंतखाब नहीं है। अजियत किसी भी इंसान का इंतखाब नहीं हो सकती। फिर अदन की बात पर उसने रुककर और मुस्कुराकर उसके फिक्रमंद चेहरे को देखा। मोहब्बत रोग होती है अदन, मुझे ये रोग लग गया है। अब कोई दम दरूद, कोई अमल ये रोग खत्म नहीं कर सकता। हाँ, जब तक अल्लाह ना चाहे। बस दुआ करो अल्लाह उसे मेरे दिल से ऐसे निकाल दे जैसे डाला ही ना हो। वो मुस्कुरा रहा था, दर्द में डूबी जख्म जख्म होती आंखों से, जिनके गिर्द टूटे ख्वाबों के नील पड़े थे, जो मातम कुना थी। दुआ करो ज़िंदगी में कभी वो मेरे सामने आ भी जाए तो मेरा दिल इतनी ज़ोर से ना धड़के कि मेरे कान वो आवाज़ सुन पाएं। उसे देखूं तो फिर से नई मोहब्बत ना कर बैठूं। हर बार की तरह वो पास से गुजरे तो उसकी खुशबू मेरी सांसों में लम्स बनकर ना ठहरे। वो पलट कर देखे भी तो मुझे उससे इश्क ना हो। वो मुस्कुराए भी तो मेरी नज़रें उसके चेहरे का तवाफ ना करें। वो हो भी तो लगे कि वो है ही नहीं। वो चार सू हो लेकिन मेरे दिलो दिमाग में ना हो। फिर कहूँगा कि हाँ, मैंने मूव ऑन कर लिया है। अदन की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले। प्लीज़ यार, मैं भी रो पड़ूंगा, फिर हम दोनों को कौन चुप कराएगा? वो उसे खुद से लगा कर बोला। चलो म्यूज़िक ऑफ करता हूँ। आई नो, नुसरत साहब की आवाज़ रुला ही देती है। वो उसे खुद से अलग करता म्यूज़िक बंद करते बोला। मैंने आईने में अपना सरापा आकर देखा। चचा से बात करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। 10 बजे से 12 बजे तक मुसलसल रोने के बाद मेरी आंखें सूज चुकी थीं, लाल अंगारा हो गई थी। क्या करता अगर मैंने ये सब ना किया होता तो? ये रोग मेरा दिया है आपको चचा, मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपकी मोहब्बत की गहराई देखी ही नहीं। मैं बहुत सतही नज़र रखती हूँ। मुझे नज़र ही नहीं आया कि वो इश्क जो आपका चैन और सुकून था, मैं क्यों ना देख पाई। एक बार फिर से आंसू जारी थे मेरे। बंद आवाज़ के साथ रोती कि कोई सुन ना ले। मेरी चीखें मेरे गले में रुक कर मेरे गले को चीरती थी, लेकिन ये अजियत मैं सहती। ये सज़ा मेरी अपनी हासिल करदा थी, ये तो कुछ नहीं थी। हसद की क्या सज़ा होनी चाहिए, मैं ये तय नहीं कर पाई थी। शायद अपने लिए सज़ा तजवीज़ करना नामुमकिन था। बस एक पछतावा ठहर सा गया था मेरे अंदर। मेरी कम हिम्मती मुझे माफ़ी तक ना जाने देती थी। एक चीज़ जो मैंने कबूल की थी वो ये थी कि गुनाहगार और मुजरिम दोनों ही किसी की खुशी पर खुश होना बुज़दिल होते हैं। गुनाह और जुर्म दोनों आसान है। किसी की खुशी पर खुश होना बहुत मुश्किल है। किसी के लिए अच्छा सोचना मुश्किल है। किसी की चाहत को कबूल करना मुश्किल है। किसी को अपने से आगे देखना मुश्किल है। किसी की जीत को हज़म करना मुश्किल है। तभी मेरे जैसे लोग गुनाह और जुर्म की आड़ लेते हैं, आसानियाँ तलाशते हैं। क्यों हम आला ज़र्फ़ नहीं? क्यों हम मुत्तकी नहीं? हम क्यों हासिद हैं?
क्यों कमज़ोर हैं हम? हमारा रिजल्ट आउट हो गया था, हम अपना रिजल्ट लेने कॉलेज गई थी, माहम भी और मैं भी। मुझे हस्बे साबिक चचा ने वहाँ छोड़ा था। माहम उस दिन वाले लड़के के साथ आई थी, जाने वो किस जिद में थी, शायद जानबूझकर ऐसे करती थी। उसे गेट से अंदर जाने तक चचा ने देखा था, जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई थी। मैं चचा की नोहा किना आंखें देख रही थी जो जल रही थी, सीने में मौजूद दिल की तर्जुमान थी। चचा मैं चलती हूँ, मैं दरवाज़ा खोलते हुए बोली। वो अब भी खामोश थे, नज़रें वहीं टिकी थीं। मैं जैसे ही उतरी, एक झटके से गाड़ी स्टार्ट करके वो गायब हो चुके थे। मुझे रह रह कर मोहम पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ साथ ये पछतावा भी कि मुजरिम मैं थी। रिजल्ट लेकर मैं सीढ़ियों के किनारे बैठी, हाथ सैनिटाइज कर रही थी जब वो मेरे से ऊपर वाली सीढ़ी पर आकर बैठी। मैंने मुड़कर नहीं देखा, हाँ, लेकिन उसकी मानूस खुशबू ने मुझे उसे पहचानवा लिया था। मुझे चचा की कही बात याद आ गई। अदन, उसकी खुशबू भी किसी से नहीं मिलती थी। आंखें बंद भी हों तो हजारों का मजमा भी हो, वो पास से गुजरे तो यकीन करो मैं पहचान लूँगा। वो हंस रहे थे। बस चचा, आपको तो सोते जागते उसी के ख्वाब आते हैं, आप पहचानेंगे कैसे नहीं? मैंने तंज किया। वो दिल खोल कर हंसे थे। तुम्हें ओसीडी है क्या? पहले तो नहीं था, वो बोली तो मैं ख्यालों में वापस आई। सच कहती थी, पहले नहीं था। मैंने पेपर्स के दौरान और भी नोट किया था, तुम बार बार पेपर के दौरान भी हाथ सैनिटाइज करती हो और पेपर के फौरन बाद वॉशरूम में भी सिर्फ हाथ धोने जाती हो और फिर से आकर सैनिटाइज करती हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? वो मुझे इतना नोट करती थी। मुझे हैरत हुई। मैं बहुत गौर करती हो तुम मुझ पर, मैंने आहिस्ता आवाज़ में कहा, उसे देखे बिना। मेरी नज़रें सामने मौजूद पौधों पर थीं, माली जिनकी तराश खराश कर रहा था। सब ने किया है, किसी ने भी तुमसे कहा नहीं। तुम अजीब हो गई हो, बात भी कम करती हो, ऊंची आवाज़ से डर जाती हो, और हाथ धो धो कर देखो इनकी हालत क्या कर दी है तुमने। इंसान अपने आप से बेखबर होता है या दूसरे उसके बारे में ज़्यादा बाखबर? समझ से बाहर था। या इंसान अपने, जब जहनी अजियत डिप्रेशन का शिकार हो तो यूं ही खुद से बेखबर हो जाता है, अपनी बदलती आदत पर गौर ही नहीं करता। अदन, वो फिर से बोली। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने आंखें मीच ली, दोनों हाथ सीने पर बांधकर सीढ़ी से टेक लगाई। ऐसा कुछ नहीं, आप सबको गलत फहमी हुई है। अच्छा, तुम भाई से कब मिलोगी? पता नहीं। वो हैरान हुई, मेरे कंधे पर हाथ रखा। देखो अदन, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा नसीब था। यकीन करो, हमारे दिल में तुम्हारे लिए ज़रा भी इज्जत कम नहीं हुई। हम सब तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे हम चाहते हैं, बिलीव मी। वो मुस्कुराई। हाय वो डिम्पल! मेरी आंख से आंसू बेकाबू होकर निकला। कितनी अच्छी थी वो, बिल्कुल पाक साफ, फरिश्तों जैसी। इसे कहते हैं। ऐसे कैसे कहती? मुझे डर ही तो है, तुम्हारा और चचा का सारी उम्र का सामना होने का डर, उनकी फरियाद करती आंखों को देखने का डर, तुम्हें किसी और का होता देख ताहयात देखने का डर, तुम्हारी बेखबरी से डर, और जाने किस किस चीज़ से डर। कैसे कहती भला? मैं वो नहीं जिस पर तरस खाया जाए, जिसे मोहब्बत और इज्जत दी जाए। कैसे? काश इतना बड़ा नुकसान ना हुआ होता, काश तलाफी का कोई रास्ता खुला मिलता, काश मैं वो टूटे ख्वाबों की किरचियाँ समेट कर उन्हें वैसा जोड़ लेती जैसे वो थे, माहम जमान और हैदर अली ख़ान के ख्वाब। अदन प्लीज़, माहम, मुझे डिवोर्स चाहिए। मैंने अपने लिए आसान रास्ता चुना, मुझे आसानियाँ ही तो पसंद थीं शुरू से। अदन प्लीज़ यकीन करो, मुझे ये रिश्ता नहीं निभाना। तुमने मेरी सुनी, अब मुझे भी मत समझाओ कुछ। मैं उसकी बात काट कर अपनी कहकर वहाँ से चली गई। वो कौन था? रात को डिनर के बाद मैं और चचा वॉक कर रहे थे। मैं आई ही इसीलिए थी कि चचा बात करें। कह देने से दुख कम हो ना हो, लेकिन कोई जान तो लेता है, किसी की तकलीफ को समझ तो लेता है। माँ मुझसे शादी करना चाहती है। चचा ने गहरा सांस लिया, ऐसे जैसे दम घुट रहा हो उनका। वो यूके चली जाएगी। मैंने उनको बताया तो उन्होंने अपना सीना मसला और जाकर बेंच पर बैठ गए। तुम करो वॉक, मुझसे अब नहीं चला जाएगा। वो दोनों कोहनियाँ घुटनों पर टिका कर बोले। चचा, मेरा दिल जैसे फटने लगा। कहोगी कि उसे भूल जाएं? हाँ, मैं साथ बैठी उनके। हाँ, पता था। क्या सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे? नहीं, कब्र बनाऊंगा अपने मरे हुए रिश्ते की। जिस दिन वो शादी करेगी उस दिन मैं अपनी सारी मोहब्बत दफन कर दूंगा। कुछ दिन कब्र की नर्म मट्टी पर पानी छिड़कूंगा, गुलाब की पत्तियां फेंकूंगा, अगरबत्तियां जलाऊंगा। फिर जब कब्र की मिट्टी मजबूत होने लगेगी तो दिल को कहूंगा कि बस, जाने वाले भला कब लौट कर आते हैं। मान जाएगा? मैंने पूछा। नहीं। ओफ, मैंने सर पकड़ा।
پھر وہ مسکرائے، بینچ سے ٹیک لگائی. پھر کیا کرتا ہے کوئی جب اس کا دل مر جائے؟ یاد کرتا ہے جب تک درد تازہ رہے. زخم دینے والے کا یاد کا درد زخم کے درد سے زیادہ ہوتا ہے. آپ بھی شادی کر لیں، میں نے مشورہ دیا. اچھا؟ وہ ایسے بولے جیسے میں نے کوئی فرمائش کی ہو، کسی کھانے پینے کی چیز کی. 2 ہفتے بعد 2 بجے ماہم زمان کی کال نے مجھے حیرت میں ڈال دیا. حیدر نے شازق کو قتل کر دیا ہے عدن. وہ چیخ کر روئی اور میں پتھر کی بن گئی، بالکل ساکت پتھر کی. ہمارے گھر کے در و دیوار ہل گئے تھے. قیامت خیز زلزلہ تھا یا بم دھماکہ یا آگ لگی تھی. جو بھی تھا، 400 سور پھونک دیا گیا تھا. قیامت برپا ہو گئی تھی. مجھے نہیں خبر میں کب سیڑھیاں اتر کر نیچے گئی، کب سب کو جگایا، کب سب تباہ ہو گیا، کب ملبے کا ڈھیر بنا اور اس کے نیچے عدن علی خان